खबर तफसील से। रोड ट्रांसपोर्ट और वाटर रिसोर्स के वजीर नितिन गडकरी ने आज मेरठ में 6,376 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मरकजी वजीर ने मुल्क में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट्स का भी जिक्र किया। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले जैसे वाकयात से सबक लेते हुए आने वाले दिनों में हिफाजती इंतजामात को और पुख्ता करने की बात कही। वहीं नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने लोकसभा इंतखाबात के हवाले से समाजवादी पार्टी और बीएसपी इत्तेहाद को तनकीद का निशाना बनाया। आज मैं मेरठ में नमामि गंगा के लिए 682 करोड़ 682 करोड़ की योजना का शिलान्यास कर रहा हूं। मेरठ के रोड तो अच्छे बनेंगे ही, पर अब मेरठ का पानी भी स्वच्छ बने। मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि आने वाले भविष्य में देश की सुरक्षा अबाधित रहेगी, हमारे देश की तरक्की होगी, विकास होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में कमल न खिलने पाए, इसके लिए गठबंधन नहीं ठगबंधन किया जा रहा है। जिनके सामने कोई लक्ष्य ही नहीं है, मोदी हटाओ तभी बच पाओ, अन्यथा तो जेल जाना पड़ेगा, भ्रष्टाचार के काले कारनामों की सजा पाना पड़ेगा। मरकजी वजीर नितिन गडकरी और यूपी के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य कल बुलंदशहर पहुंचेंगे और लोगों को नई कौमी शाहरा की सौगात देंगे। इस सिलसिले में तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी कारकुनों में भी जोश खरोश है। पुलिस इंतजामिया भी सिक्योरिटी को लेकर चौकस है। दोनों मार्ग का 4 लेन का शुभारंभ करने के लिए माननीय गडकरी जी का प्रोग्राम यहाँ पर है और करीब 1300 करोड़ एक और 1500 और करीब 1900 करोड़ एक, तो इतनी अमाउंट की परियोजना बुलंदशहर के लिए माननीय गडकरी जी ने दी है। इससे पहले भी बुलंदशहर से मेरठ के लिए 4 लेन ये उन्होंने दिया है, उसका बड़ी तेज़ी के साथ में काम चल रहा है। तो मैं आभार करना चाहूँगा गडकरी जी का बुलंदशहर में, स्वागत भी उनका करता हूँ कि इतनी जल्दी कई परियोजनाएँ बुलंदशहर के लिए देना उनके लिए एक ऐतिहासिक कदम। ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फोरम फॉर डेमोक्रेसी ने कहा कि मुल्क की इज्जत और वकार और तहफ्फुज के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान के बयानात पर तनकीद करते हुए फोरम की जानिब से वजाहत की गई कि पाकिस्तान हमेशा से दहशतगर्दी को फरोग देता रहा है। हिंदुस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, हमारा मुल्क और यहाँ के लोगों ने कभी जंग की हिमायत नहीं की है। जो है वो एक नहायत ही मैं समझता हूँ कि इंसानियत सोच चीज़ है और जहाँ तक कि जंग जो है वो अवॉइड करना चाहिए। बम जो है वो अपनों पे गिरे या गैरों पे गिरे, धरती जो है वो उससे मुतासिर होती है, तो ये आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। और मैं इस बात से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट कि पाकिस्तान का इसके अंदर कोई हाथ नहीं है, तो अगर मान भी लिया जाए, लेकिन पिछले दिनों में हमने ये देखा है कि जब ऐसे वाक़यात हुए हैं तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान का हाथ ज़रूर नजर आता। जमीयत उलमा हिंद जिला मेरठ की जानिब से मीटिंग का इनेकाद किया गया। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले में शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश करने के साथ मुल्क और आवाम की सलामती की दुआएं की गई। शहीद जवानों के पसमानदगान की मदद के लिए फंड जमा करने का भी जमीयत उलमा हिंद ने इरादा जाहिर किया है। बुलाई है और उसके लिए ये कोशिश की जा रही है कि आपस में भाईचारा, इत्तेफाक, इत्तेहाद को हम लोग बरकरार रखें और जो साजिशें हैं मुल्क को तोड़ने की, मुल्क को नुकसान पहुंचाने की, ऐसी साजिशों से हम लोगों को बचाएं। ये हमारा मकसद है। इसी तरीके से उन हजरात की मदद करेंगे जो इसमें शहीद हुए हैं और जो ज़ख्मी हैं उनके घर वालों की, उनके कुनबे वालों की, उनके बच्चों की मदद करेंगे हम जमीयत के प्लेटफार्म से। कांग्रेस लीडर राजीव शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मीडिया से बताया कि पार्लियामानी इंतखाबात के ताल्लुक से हमारी तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस हमेशा कानपुर से मजबूत रही है और मजबूत रहेगी। राजीव शुक्ला ने रफाल मामले पर पीएम मोदी पर सख्त तनकीद की। इन्होंने पुलवामा हमले पर भी कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत को इकदाम करने की जरूरत है और कांग्रेस सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से लड़ी है और कांग्रेस हुकूमत के साथ है। देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। उस दृष्टि से कुछ नेताओं को लोकसभा सीटों पर प्रभारी बनाया गया है। कानपुर की जिम्मेदारी हमारी है, तो इसमें कानपुर में कैसे जो है
चुनाव जीता जा सके, इसके लिए व्यूह रचना करना, तैयारी करना, रणनीति बनाना और लोगों के विचार लेना, यहाँ की स्थानीय समस्याओं पर घोषणा पत्र तैयार करना, बूथ मैनेजमेंट कैसे हो, कार्यकर्ताओं को कैसे उत्साहित करें और कैसे एकजुट होकर कांग्रेस के लोग कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन दें, इसी उद्देश्य। जम्मू कश्मीर से दफा 370 को खत्म करने पर हुकूमत अब गौर फिक्र करे, क्योंकि ये दफा 370 को खत्म करने का सही वक्त है। ये कहना है राजस्थान के गवर्नर व उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला कल्याण सिंह का। वो आज अलीगढ़ आमद पर मीडिया से बात कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर को अलग और विशेष दर्जा देने वाली संविधान की धारा 370 को समाप्त करने पर विचार किया करे सरकार। ये वक्त आ गया है कि धारा 370 को ख़त्म करने पर विचार करे सरकार और कोई निर्णय ले। जम्मू कश्मीर भारत का अंग है, अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग रहेगा। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा कम नहीं हो पा रहा है। लोगों का मुतालबा है कि अब पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। अलीगढ़ शहर के मसरूफ तरीन बाजार रेलवे रोड पर कारोबारियों और यंग इंडिया टीम के जिम्मेदारान ने अपने सर से बाल उतरवा कर एहतजाज दर्ज कराया। इनका मुतालबा है कि पाकिस्तान पर जल्द अज जल्द हमला किया जाए। जी, मैंने जो मेरे भाई जो आज शहीद हुए हैं, जो मेरे बच्चे पुलवामा में जो शहीद हो गए, मैंने उनकी वजह से ये सब कुछ कराया और मैं उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। और मेरी सरकार से अपील है कि ये बदला जरूर ले। किस वक्त लेगी ये सरकार की जिम्मेदारी है, कब लेगी ये सरकार की जिम्मेदारी है। मेरी अपील है सरकार से कि इस बदले को लेना ज़रूरी है। पाकिस्तान के खिलाफ पुराने ये जो है जो हरकतें पाकिस्तान करता है, सीधे लड़ाई तो लड़ता नहीं है और अपने आतंकवादियों को भेजकर भारत के जवानों को उनके ऊपर हमला कराता है। उसके प्रति मन में युवाओं के गुस्सा था और गुस्से के लिए हम आज हमारे साथियों ने यहाँ बाल कटाए हैं और सरकार से निवेदन किया है कि ये हमले का जवाब दिया जाए पाकिस्तान को, जिससे कि उसकी अकल ठिकाने लग सके। अलीगढ़ के धर्म समाज डिग्री कॉलेज पर हिंदू छात्र वाहिनी के जरिए कश्मीर से दफा 370 को हटाने के लिए एक दस्तखती मुहिम का आगाज किया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने दस्तखत करके मुतालबा किया कि कश्मीर से दफा 370 को हटाया जाए। तंजीम अब वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी मायूस है और ये कहने पर मजबूर है कि जिन उम्मीदों से इन्हें लेकर आए थे वो इस पर पूरे नहीं उतरे। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग मोदी के खिलाफ भी जा सकते हैं। कश्मीर में जो धारा 370 लागू है उसे समाप्त कराने के लिए केंद्र सरकार से मांग के तौर पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। हमारी मांग है कश्मीर के अंदर जो अलगाववाद, आतंकवाद और पाकिस्तानी लोग वहां कर रह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं 370 की आड़ में और देश विरोधी गतिविधियां करने का काम कर रहे हैं। हमारी सेना आज कमजोर है, यदि कहीं बंधी हुई है कश्मीर के अंदर किसी कार्य को करने में। सरकार के जो वादे हैं भाई, अध्यादेश लाए या कोई और भी जो सरकार को समझ में आता है, हम लोगों का इतना मानना है कि धारा 370 जैसे भी हटे बस हटनी चाहिए। छात्रों की, युवाओं की और पूरे देश की यही मांग है, धारा 370 बिल्कुल खत्म करो। देखिए, मोदी जी ने जिस प्रकार से ये कहा था, कहीं ना कहीं उनसे जो उम्मीदें थी वो टूटती हुई नजर आ रही है। भारत का आज युवा वर्ग पूरे जोश में है, गुस्से में है। 40 जवानों को हमने खोया है, 4-5 जवान और खो दिए। पुलवामा के शहीदों के गम की आंच अभी कम भी नहीं हुई कि सियासी बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि बयान जारी करने वाले लोग भी शोहदा से अकीदत रखते हैं, मुल्क से मोहब्बत करते हैं, सवाल उठ रहे हैं और लोग जवाब भी चाहते हैं। इसमें दो राय नहीं कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरा मुल्क मुत्तहिद है, एक है और मुल्क के दुश्मनों के खिलाफ हर बाशिंदा अपनी जान की बाजी तक लगाने के लिए तैयार है। कैंडल मार्च हो या फिर एहतिजाजी मुजाहरे, सिलसिला अभी तक जारी है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयान के बाद नारेबाजी में शिद्दत कुछ और बढ़ गई है। इमरान खान के पुतले नजर आतिश किए गए हैं। लेकिन यहाँ ये बात काबिल गौर है कि इन तमाम मराहिल के दरमियान बरसर इख्तियार जमात की जाने रहने वाली रैलियों और लीडरों की तकरीरों पर तनकीदें भी शुरू हो गई हैं। लोग पाकिस्तान को सख्त जवाब देना चाहते हैं, इंतकाम लेना चाहते हैं। साथ ही अपने वज़ीर-ए-आज़म समेत इन लीडरों से सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने अपने प्रोग्राम ऐसे माहौल में भी आखिर रद्द
क्यों नहीं किए? भारत को जो कार्रवाई करना होगा, जब कार्रवाई करना होगा और जैसी कार्रवाई भारत चाहेगा, भारत करेगा। भारत सक्षम है। भारत ने पहले भी कार्रवाई किया है, सर्जिकल स्ट्राइक 1 किया है और सर्जिकल स्ट्राइक 2 भी कर सकता है। जब पाकिस्तान इंतजार करे उसका, भारत करारा जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। उनको अब तक उसको गिरफ्तार करके भारत को हवाले करना चाहिए था और ये कह रहे हैं साक्ष्य दे और ये हमले का जवाब देंगे। जिस दिन भारत हमला करेगा उस दिन ये भागते नजर आएंगे। भारत के हमले का ही जवाब देने की हैसियत पाकिस्तान की है। ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम बैठ के इसको कैसे इस समस्या का समाधान करें और कैसे इस चीज़ का बदला लें। बजाय इसके समाधान के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में दोबारा कैसे आ जाए इसके लिए रैलियां करती घूम रही है। हमने बोला था अब राष्ट्रीय शोक डिक्लेयर कीजिए, देश में इतनी बड़ी घटना है, इससे बड़ा राष्ट्रीय शोक क्या हो सकता है। आपने राष्ट्रीय शोक सिर्फ इसलिए डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि आपकी दूसरे दिन से रैलियां लगी हुई हैं कि वो किसी भी घर के हों, कैसे भी हों, किसी का बाप था, किसी का भाई था, किसी का बेटा था, तो जाहिर सी बात है उनके घर में तो मातम बिछी गया है। बहुत तकलीफ दे, बहुत हृदय विदारक घटना तो घटी है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस पर भी राजनीति की जा रही है। लोग अपने अपने तौर पर ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, लेकिन वक्त की नज़ाकत और जरूरत के पेश नजर बेहतर यही है कि इस मौजू पर सियासत हरगिज न की जाए। सब जमातें, मज़ाहिब और तबके के लोग एकजुट होकर अपने वतन अजीज के तहफ्फुज़, इज्जत और इन शहीदों के बारे में सोचे जो कि मुल्क के लिए कुर्बान हो गए, न्यौछावर हो गए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। नंबर लाओ और नौकरी पाओ की तर्ज पर जूनियर इंजीनियर की बहाली के अमल ने एक बार फिर सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। वजह है पीएचईडी महकमे के जूनियर इंजीनियर की बहाली में मेरिट लिस्ट में सनी लियोनी का टॉपर होना। तलबा महकमे पर गड़बड़ी का इल्जाम लगा रहे हैं और महकमे को भी ये नहीं मालूम है कि आखिर ये सनी लियोनी का मुअम्मा क्या है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पीएचईडी महकमे ने नए उसूलों के तहत नोटिफिकेशन पर 214 जूनियर इंजीनियर की बहाली के लिए वैकेंसी निकाली थी, जिसमें जूनियर इंजीनियरों से ऑनलाइन दरखास्त फॉर्म मांगे गए थे। कुल 17,000 दरखास्त फॉर्म महकमे को हासिल हुए, जिसकी बुनियाद पर महकमे ने सभी 17,000 की मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर जारी कर दी। इस बहाली में न तो कोई इम्तिहान लिया जाना है और न ही कोई इंटरव्यू, यानी नंबर दिखाओ और नौकरी पाओ के तहत बहाली होनी है। लेकिन जब मेरिट लिस्ट जारी हुई तो महकमे के पसीने छूटने लगे, क्योंकि मेरिट लिस्ट में सन्नी लियोन नाम की उम्मीदवार पहले मकाम पर है और इसे न सिर्फ 98.5 स्कोर मिला है, बल्कि एजुकेशन पॉइंट में 73.50 नंबर भी हासिल हुए हैं, जबकि एक्सपीरियंस पॉइंट में 25 नंबर हासिल हुए हैं। हालांकि उम्मीदवार सन्नी लियोनी ने अपना डेट ऑफ बर्थ 13 मई 1991 लिखा है। यही नहीं, सन्नी लियोनी के वालिद का नाम भी कुछ अजीबोगरीब है जो मेरिट लिस्ट में लिखा हुआ है। ये मेरिट लिस्ट नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ने तैयार किया है, जिसमें अजब गजब कारनामे सामने आ रहे हैं। अब मेरिट लिस्ट में निचले पायदान पर आने वाले उम्मीदवार सीधे पीएचईडी महकमे पहुंच गए और महकमे पर गड़बड़ी का इल्जाम लगाया। हम लोग पीएचडी के आवेदक हैं और इसमें देखा जा रहा है कि टॉप 1 पे जो है सन्नी लियोन का नाम है। हम लोग सर कॉलेज टॉपर हैं और 3 साल तक पढ़ाई किए, फिर भी मेरा नाम 3500 के आसपास है। आप समझ सकते हैं विभाग से बहुत बड़ी सवाल है। जो है एसबीटी में अभी जो पास कर रहे हैं 2019 में उनका नंबर देखिए सर, और जो 2016 में पास कर रहे हैं सर उनका नंबर देखिए सर, दोनों का परसेंटेज में बहुत वेरिएशन हो रहा है। तो अगर ऐसा प्रक्रिया है तो इसमें सर हम लोग जो पहले पास आउट हैं, हम लोग तो यहाँ बिहार में बेरोजगार रह जाएंगे। अब क्या है मैं नहीं जानता, ऑनलाइन किसने सनी लियोनी का नाम डाल दिया, ये तो मैं नहीं बता सकता कि क्या है। नहीं हो सकता किसी का नाम ही हो, इसमें भी कोई जरूरी नहीं है कि अजय कुमार एक ही आदमी का नाम हो, बहुत आदमी का नाम लियोनी। हाँ, तो इसका मतलब लगता है कि वैसे ही कोई मजाक के रूप में इसको कर दिए हैं। और 3rd नंबर जो मेरिट लिस्ट में है उसमें भी और SYZ इस तरह से कुछ नाम आया है। हाँ, तो कुछ वही तो बोले अपना बदमाशी का कोई तो ऑनलाइन भरना है, किसी को कुछ है नहीं। इस सिलसिले में महकमे के खुसूसी सेक्रेटरी से जब बात की गई तो उनके पास अलग ही दलील थी। उनका कहना था कि मजाक में किसी ने ऐसा कर दिया होगा। पीएचईडी विभाग के जूनियर इंजीनियर की मेरिट लिस्ट ने सबको हैरान करके रख दिया है।
हैरान इसलिए क्योंकि मेरिट लिस्ट में पहले स्थान पर सन्नी लियोन का नाम है। ऐसे में विभाग समझ नहीं पा रहा है कि आखिर बॉलीवुड अभिनेत्री सन्नी लियोन है या फिर कोई नकली सन्नी लियोन। कैमरामैन नलीन के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। लंबे अरसे तक बीजेपी में हाशिए पर रहे दरभंगा के रुकने पार्लियामेंट कीर्ति आजाद बूथ कब्जा करके इलेक्शन जीते थे। उनके वालिद के वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद कीर्ति आजाद ने कहा है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद दरभंगा में अपने पहले जलसे से खिताब करते हुए इन्होंने ये बात कही। कांग्रेस कारकुनों से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि आप लोग मेरे वालिद के लिए भी बूथ कब्जा करने का काम करते थे और 1999 में मेरे लिए भी बूथ कब्जा किया था। दरअसल उस वक्त चुनाव बैलेट पेपर से होता था। हमने पूनम के साथ साथ में खड़ा किया। यह भी खांटी कांग्रेस परिवार के सदस्य बूथ लूटा करते थे नागेंद्र बाबा के लिए और डॉक्टर साहब के लिए। उस समय तो लूटा जाता था, आज बांधने में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी के लिए भी बूथ लूटा जाता था। 99 में हमारे लिए भी लूटा था। उस समय इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं आई थी। हम लोग घाटी परिवार रहा पुराना। बिहार असेंबली में आज बजट सेशन के आखिरी दिन हाउस की कार्रवाई शुरू होती है। अपोजिशन ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। आजरी अरकान असेंबली मुजफ्फरपुर शेल्टर होम जिनसे हरासानी को लेकर नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। आजरी ने असेंबली के अंदर और बाहर दोनों जगह हंगामा किया, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है और नेता विपक्ष कितना सीरियस है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सदन चल रहा है और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन सदन में आने का उनको फुर्सत नहीं है, सदन की कार्यवाही में भाग लेने का उनको समय नहीं है और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाप शनाप जो सवाल नहीं उठाया जा सकता है उन सवालों को उठा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री पर जांच का आदेश दिया है कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में इनका क्या दोष है और क्या क्या ये क्या करते थे, ब्रजेश ठाकुर से इनके रिश्ते क्या थे। तो इसी को लेकर हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने 18 सवाल माननीय मुख्यमंत्री से पूछने का काम किया है, लेकिन 18 सवाल का जवाब हम सदन से चाहते थे। माननीय मुख्यमंत्री चूंकि सदन के नेता हैं और अध्यक्ष महोदय से मैंने आग्रह यही किया कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने 18 सवाल किए हैं, उनका जवाब मुख्यमंत्री दे दें और नहीं तो इस्तीफा दें। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। आधा